SIP शुरू करनी है। ये आपका फाइनल वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपके पास एक बहाना नहीं छोड़ने वाला कि आप क्यों शुरू नहीं कर पा रहे, ना आपके पास कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। सब कुछ आज मिलेगा आपको। और इसके बाद भी SIP शुरू नहीं किया तो मैं छत से कूद जाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो ये वीडियो एंड तक देखो और शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyal. I am an investor, trainer and mentor in stock market. आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, एटलीस्ट SIP की तो आज की आज मदर स्वेयर सॉल्व। क्योंकि आपको पता है क्या है, आपको पता है ना ये क्या है। गोयला क्या करता है? मोहब्बत। यू तो स्ट्रक्चर ये होगा कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा SIP शुरू करने के पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। उसके लिए मैं आपको टूल्स भी दूंगा, हर चीज दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका SIP पोर्टफोलियो कैसा रेकमेंडेड है और उसमें कौन कौन से स्टॉक्स ले सकते हो, कौन से डेट फंड, गोल्ड, हर एक चीज बताऊंगा। तो टेंशन की बात नहीं है। और ये भी बता दूंगा अगर म्यूचुअल फंड लेना है तो कौन सा लें, अगर पैसे कम है तो SIP कैसे शुरू करें। मतलब गोयला को क्या बोल रहा है, कोई डाउट नहीं बचने वाला एंड तक। तो चलो तो दोस्त, सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए ना वो है गोल सेटिंग। बट थोड़ी गोयला वाली आसान भाषा में समझते हैं गोल सेटिंग होता क्या है। सिंपल हिसाब है, मैं दिल्ली में हूं, मुझे जाना है मुंबई, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं मैं क्या लूं, आप बोलोगे गोयला प्लेन ले ले भैया, फिर ट्रेन ले ले, राइट। मैं ले लूंगा। अब अगर मुझे दिल्ली से दिल्ली में ही जाना है तो क्या मैं प्लेन या ट्रेन लूंगा? नहीं, मैं लूंगा मेट्रो, गाड़ी, टैक्सी, कुछ भी। जगह के हिसाब से मैं बस का टिकट लूं, ट्रेन का लूं या प्लेन का लूं, वो चेंज हो जाता है। उसी तरह जो आपका फाइनेंशियल गोल होगा ना, उसी के बेसिस पे होगा कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको कौन सा व्हीकल चाहिए, आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जब तक गोल क्लियर नहीं है, किसका टिकट लोग समझ नहीं आएगा। सिंपल बात। अब अगर आप लगाते हो चलो मुझे 20 साल बाद का गोल चाहिए, अब लोग क्या बोलते हैं, गोला मुझे चाहिए 100,000 अरब करोड़ 1,50,000 पता नहीं क्या क्या रैंडम फिगर जो शायद इतना पैसा एग्जिस्ट भी ना करता दुनिया में, वो फिगर लिख देंगे। एंड आपकी गलती नहीं, कोई भी चाहता है, मैं भी चाहता हूं मेरे पास इतना पैसा हो जो मैं गिन ना पाऊं, है ना। इस सबके अंदर का एक थॉट होता है, एक नीड होती है, एक डिजायर होती है। बट हमें थोड़ा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। गोल सेटिंग ना हमेशा रियलिस्टिक होती है। तो आप ऐसा लगाओ कि अगर आप आज हो, ठीक है, आपको 20 साल बाद घर लेना है, गाड़ी लेना है, उसकी करंट कॉस्ट लगा लो, उस कॉस्ट को आप 30% से बढ़ा दो। तो सपोज आज आप हो तो आपको लेना है घर, गाड़ी वगैरह, आपको लगेगा 1 करोड़ रुपए सब लेने के लिए। तो 20 साल बाद क्या करना है, 20 साल बाद का गोल आप सेट करोगे 1,30,00,000। क्यों? रफली आपका से इन्फ्लेशन बीट हो जाएगा। अब क्या करना है, जो टूल आपको गोयला दे रहा है आपका काम इजी करने के लिए, यहाँ देखिए, इस टूल पे आप आए, यहाँ पे आप डालिए कितने साल है आपको रिटायरमेंट के लिए, या फिर कितने साल बाद आपको पैसे चाहिए, लगा लो 20 साल। करंट नेटवर्थ अभी आपके पास कितने पैसे टू बिगिन विद, लगा लो 10 लाख। आप डालोगे गोल लगा लो आगे यहाँ पे 1 करोड़, एंटर दबा देना। क्या आया, आपको चाहिए 12.20% का रिटर्न। आपके पास क्या है सर, टारगेट। और ये ना बहुत ज्यादा रिटर्न है। एक्चुअलिटी में आप अपनी नीड के हिसाब से गोल बनाओगे ना, आपका 99% 7-8-9% से ज्यादा आएगा ही नहीं टारगेट। तो 12.2% आपको गोल मिल गया। अब इन्वेस्टमेंट हमें वो करनी है जो इस टारगेट को कंप्लीट कराए, समझ रहे हो। और जो पूरा टूल है ना, ये लिंक में आपको नीचे डाउनलोडेबल मिल जाएगा। बट ये अकेला नहीं, और भी डाउनलोडेबल है इस वीडियो में, तो वीडियो देखते जाओ, एंड में डाउनलोड कर लेना। सेकंड चीज आती है भाई डाइवर्सिफिकेशन। अब वॉरेन बफेट साहब क्या बोलते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बट मजे की बात बताऊं, मेरे घर में ना मेरी मम्मी अंडों की पूरी ट्रे लाती है, जो आई थिंक 2-3 हफ्तों में एक बार आती है, और वो एक ही बास्केट में फ्रिज के ऊपर रखे रहते हैं। वो तो आज तक नहीं टूटे वैसे ये तो मेरे घर की बात है। बट बात का तात्पर्य ये है कि एक रिस्क को इक्वलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियली जब आपका पोर्टफोलियो होगा ना, आपका कुछ पार्ट इक्विटीज के बाहर होना चाहिए। ये नहीं कि सभी स्टॉक मार्केट डाल रखिए, स्टॉक मार्केट रिस्की है। कुछ पार्ट डेट में होना चाहिए, कुछ पार्ट गोल्ड होना चाहिए, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब देखो यार, अगर आप 25 साल के नीचे हो और आपका कहीं 100% इक्विटी में है, या 100% कहीं और है, या कुछ और है, ठीक है, 25 साल के बाद आप इंप्रूव कर सकते हो उसको। बट अगर आप 25 साल के ऊपर हो तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप यही सोचो ना कि अबे भाई ये तो मुझे पता है डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, बट कहाँ किधर कितना पैसा डालना है यही तो जानना है। चिंता मत करो, इसका भी आंसर आएगा। और इसका आंसर आएगा आपके पॉइंट नंबर 3, एसेट एलोकेशन में। ये बताता है आपके रिस्क के हिसाब से आपको कितना पैसा कौन से एसेट में डालना चाहिए, इतना इक्विटी में, इतना डेट में, इतना गोल्ड में, इतना रियल एस्टेट, या कहीं भी, ठीक। अब इसको कैसे डिसाइड करें, बहुत सारे इंटरनेट पे रूल्स है। 100 माइनस एज रूल है। रूल ये बोलता है अगर आप सपोज 30 साल के हो तो 100 माइनस 30, तो 70% इक्विटी में डालो, 30% डेट में डालो। ऐसे 50 और रूल्स आपको इंटरनेट मिल जाएंगे। हाँ, ये आपको हेल्प कर देंगे, हाँ एक जनरल आइडिया दे देंगे आपको, बट ये रूल्स एक्चुअलिटी में काम करते नहीं करते हैं ये नहीं पता है, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से शुरू भी कहां से हुए ना, किसी ऑथर ने बुक में कहीं लिख दिया होगा आसान भाषा में समझाने के लिए, और लोग उसको रूल ऑफ फिजिक्स मान के बैठ गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रिस्क जो होता है ना, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? रिस्क एक तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में होता है, जैसे आपके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, आपके सर पे कोई उधार है, या आप कितना कमा रहे हो, एवरीथिंग, ठीक है। आपका इसमें रिस्क कैलकुलेट हो जाएगा।
और वो तो चलो आपको इंटरनेट में 50 टूल मिल जाएंगे इसके लिए, बट जिस रिस्क की कोई बात नहीं करता ना यार, वो होता है क्वालिटेटिव रिस्क, जिसको आप कैलकुलेट नहीं करते। आपका फैमिली बैकग्राउंड, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो ना, चांस है कि आप रिस्क ले लोगे, आपके परिवार में लोगों ने रिस्क लिया है, बट अगर वही आप किसी बिजनेस फैमिली से हो जिनका बिजनेस फेल कर गया, आप रिस्क नहीं ले पाओगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली बैकग्राउंड, इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर। काफी लोग भाई रिस्क के साथ कंफर्टेबल होते ही नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर आपने रिस्की पोर्टफोलियो दिलवा दिया ना, आपको तो होगा क्या, जैसी स्टॉक ऊपर नीचे आएगा, पोर्टफोलियो ऊपर नीचे, उस बंदे की हार्डवेयर बढ़ा देगा, वो बेच देगा। तो वो भी नहीं करना है। फिर डिपेंड करता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है उसके ऊपर। तो एक रिस्क एक ऐसी चीज है ना जो आप आगे जाते 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 आइडेंटिफाई करो। जब गोला ने मार्केट शुरू किया था ना, मुझे लगता था कि भाई साहब मैं तो दूंगा सारा रिस्क, सब बन जाऊंगा, बट लेटर लाइफ मैं इतने रिस्क से कंफर्टेबल हुई नहीं। और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, आप रियलाइज करोगे आपके फैमिली हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या ये सब हो चुका है, आप खुद नोटिस करोगे आपका रिस्क का डेफिनेशन हैज चेंज, व्हिच इज नॉर्मल। तो पोर्टफोलियो को उस हिसाब से करना और सेफर साइड में थोड़ा ज्यादा रखना। सर अब मैं आपको बताऊंगा आपके पोर्टफोलियो का एग्जैक्ट ब्रेकअप, किसमें आपको कितना डालना चाहिए। और मैं तो स्टॉक्स बता रहा हूं, बट अगर आपको म्यूचुअल फंड जानना हो तो इसी का म्यूचुअल फंड भी आपको बता दूंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं पोर्टफोलियो ब्रेकअप के साथ। 40% आपका पोर्टफोलियो पार्क होना चाहिए इंडेक्स में। अब इंडेक्स क्या होता है, पहले इसको हटाओ। इंडेक्स क्या होती है? सेंसेक्स 30, निफ्टी 50। मैं आपको इंडेक्स का लॉजिक बता रहा हूं। दो टाइप के देखो भाई रिस्क होते हैं। सबसे पहला कॉर्पोरेट रिस्क। अगर आपने सपोज रिलायंस में पैसे डाले, रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसे डाले, राइट, बट कल को डूब भी तो सकती है, जोरी थोड़ी। हाँ अभी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, बट कल को तो कुछ भी पॉसिबल है। तो ये होता है कॉर्पोरेट रिस्क। दूसरा होता है इकोनॉमी रिस्क, की देश ही खत्म हो जाए। हम जो मिटिगेट करते हैं वो है कॉर्पोरेट रिस्क। इकोनॉमी रिस्क तो यार हर देश में चल रहा है, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, और वो देश इकोनॉमी खत्म तो हम सब भी वैसे भी बर्बादी है। तो हमें कॉर्पोरेट रिस्क हटाना है, और ये हटाता है इंडेक्स। आप खुद देखो, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है। अब टॉप 30 दोनों में सेम ही है, तो कोई भी ले लो, मेलर बात सेम है। अब इसमें लॉजिक क्या है? जो टॉप 30 कंपनी में ले रहा हूं, पहले सपोज हिंदुस्तान मोटर्स नंबर 1 में थी, ठीक है, वो और नीचे है, उसकी प्राइस नीचे आती तो मार्केट कैप नीचे आता गया, और नीचे और नीचे और नीचे, और भाई साहब वो कंपनी बाहर और किसी और कंपनी ने उसकी जगह ली। तो जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, आपके पास हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज रहती हैं अपने देश की। अब इंडेक्स में कैसे करोगे? इसके लिए आप करोगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs। बेसिकली क्या होता है, आप सपोज गोयला ने, मैं मानता एग्जांपल ले रहा हूं, गोयला ने 1 करोड़ के इंडेक्स खरीद लिए, इन दैट सेम प्रोपोर्शन मैंने पूरे 1 करोड़ के स्टॉक्स खरीद लिए सेम प्रोपोर्शन में। अब मैं क्या करूंगा, उस 1 करोड़ को डिवाइड कर दूंगा प्राइस और क्वांटिटी में। मैं कर दूंगा 100 रुपए के 1 लाख ETF। तो आप तो उसका डीमैट अकाउंट सिंपली शेयर की तरह बाय सेल कर सकते हो, राइट। और दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अ ETF। इजी है, बढ़िया है, मतलब पर्सनली आई प्रेफर ETF। अब अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इंडेक्स एक ऐसी चीज है ना, जब आपको कॉर्पोरेट तो चलो ठीक है, दूसरी चीज ये है कि साला कोई इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा। 90% ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर अनएबल टू बीट द इंडेक्स। मुझे बताऊं क्या लगता था शुरुआत में कि भाई क्या बात करो, मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट करूंगा, मैं कराऊंगा मार्केट से डबल करूंगा पैसे में, क्या बात करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, मैं सब बकवास था। मेरे मुंह पे इतने चाटे पड़े ना, बिकॉज आई रियलाइज अगर 2013 में जब मुझे मार्केट में 3 साल हो गए थे, उस समय अगर मैं इंडेक्स में पैसे डाल देता, आज यार गोला कहीं और ही बैठा होता। बट नहीं, मैंने दिमाग लगाया अपना, जो होता है, जो हम सब शुरुआत में करते हैं। तो प्लीज इंडेक्स को हल्के मत लो। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, पिछले 5 साल में 89% लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स रिटर्न बीट नहीं कर पाए। पिछले 1 साल में तो 91% लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाए। इंडेक्स लेना समझदारी है, ये है इंडेक्स ETFs जिनको आप ले सकते हो। तो भाई साहब बहाना नहीं चाहिए कौन सा ETF, ये भी देखो साइड लिस्ट आपके सामने दे रखी है। और अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ये है बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। अपने आप से देख के डिसाइड कर लेना। अब जो दूसरा 40% होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टॉक्स में, इक्विटी में। और अगर आप एकदम शुरुआत कर रहे हो और बहुत सेफ होना चाहते हो ना, तो स्ट्रांगली जो सबसे बेस्ट रहता है ना सर, सीधा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करो, और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो आपको पता है कि 20, 30, 40, 50 साल बाद ना इन कंपनीज को होने के कुछ भी चांसेस बहुत 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 ज्यादा कम है, बिकॉज ये कंपनी है इतनी स्ट्रांग। देख लो इतनी स्ट्रांग, मतलब इतनी स्ट्रांग, इससे थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, बट स्ट्रांग है। तो पहली कंपनी आती है HDFC बैंक, हिंदुस्तान का ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और यार चांसेस ये है कि या तो आपका खुद का HDFC में अकाउंट होगा, या आप किसी ना किसी को जानते हो जिसका HDFC में अकाउंट है। ये बैंक इतना ज्यादा बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में सबसे टॉप में आता है। इनका क्रेडिट कार्ड स्पेंड सबसे ज्यादा है। इनका क्रेडिट कार्ड स्पेंड पहले था 26.4%, अब हो गया 27.7%, बढ़ भी गया, और तब बढ़ा है जब ये ऑलरेडी लीडर्स हैं। अब अगर NPS की बात करें ना, HDFC बैंक का NPA अमंग ऑल द टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स सबसे ज्यादा कम है। और NPA भी तब कम हो रहे हैं जब ये बैंक ना ज्यादा कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ जा रहा है और रिटेल बैंकिंग कर रहा है कम। तो प्रॉफिट मार्जिन उनके बढ़ने ही बढ़ने हैं, रिस्क को अच्छे संभाल रहे हैं, इसलिए NPA कम है। और ग्राफ को तो देखो यार, मतलब मजा आ जाए आपको। सेकंड कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भाई
साहब TCS। हम सब जानते हैं TCS क्या है, किस लेवल पे आ चुका है, और तभी भी ना झुकने का नाम ना ले रहा है, और फ्यूचर में भी इट इज वेरी वेरी हाईली प्रोबेबल कि TCS इसी पेस में आगे बढ़ता जाएगा। और ये आपको फैक्ट्स दिखा रहा है, क्लाइंट्स देखते हैं, गूगल, Amazon, Azure, OpenStack, Adobe, Intel, Bosch, you name it, वो उनके क्लाइंट्स हैं। इनका प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे, EBIT मार्जिन देखो। अब ये देखिए सर, TCS इतना ज्यादा है अपने कंपटीशन से, मतलब कंपेरेबल बेसिस पे भी नहीं, TCS इतना ऊपर है। और उसके बाद ये क्लाउड कंप्यूटिंग में आ रहे हैं, ये AI में बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, ये ट्रेंड्स को अपने स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये टाइप्स कर रहे हैं, ये एक्विजिशंस कर रहे हैं। ये है TCS की शेयर प्राइस परफॉर्मेंस, और TCS तो भाई TCS ही है। थर्ड कंपनी है ब्रिटानिया, मतलब टाइगर, बर्बन बिस्किट, मारी बिस्किट, इनकी ब्रेड। ब्रिटानिया कहां नहीं है, 100 साल पुरानी कंपनी है। सही सुना आपने, 9000 करोड़ का इनका टर्नओवर है। हम सब ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स बचपन से खा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड ब्रेड मार्केट में ये सबसे ज्यादा बड़ा है। मतलब ये तो चलो बात की बात है, इनका सीधा कंपटीशन कंपैरिजन करते हैं। ये देखो कुछ कंपैरिजन लग रहा है, ब्रिटानिया इतना ज्यादा ऊपर है। ऑन टॉप ऑफ विच इनके पास कॉस्ट एडवांटेज रहता है, ये प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करते हैं बिकॉज इनका प्रोडक्ट इतना वेल नोन है ना, लोग इनका प्रोडक्ट ही लेते हैं, तो उनके पास आती है प्राइसिंग पावर। और प्राइसिंग पावर कंपनी की इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ब्रह्मास्त्र मूवी में ईशा के लिए शिवा। शिवा तुम्हारा हाथ, शिवा शिवा शिवा। कॉस्ट एफिशिएंसी है, ब्रांड लॉयल्टी है। मतलब अब ये देखो यार, इनकी कॉस्ट इतनी एफिशिएंट है, इन्होंने अपनी कॉस्ट ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से कम कर लिया है। और यही परफॉर्मेंस आपको इस स्टॉक के ग्राफ में भी दिख रही है। और आपको पता है ब्रिटानिया का मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट क्या है? लिटिल हार्ट्स। आई लव लिटिल हार्ट्स। बट यार अब हार्ट की बात कर रहे हैं, आपको तो पता है गोला का हार्ट आपके पास है, बट क्या ये एक तरफा ही प्यारा है या आप यू ऑल्सो मोहब्बत में? तो अगर इफ यू ऑल्सो मोहब्बत गोला तो एक काम करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो MU हार्ट, MU हार्ट। तो एक बार मुझे भी दिख जाएगा एक तरफा प्यारा है या दोनों तरफ उतना ही। फोर्थ कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज, मतलब जॉकी, शायद आपने पहना हो जॉकी, वो ही जॉकी ये कंपनी ओन करती है। उस कंपनी का लाइसेंस ओन करती है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, UAE। और यार एक बार लुक एट द ROE, लुक एट द ROC कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। भाई कुछ कंपैरिजन है ही नहीं। इट इज द क्लियर डोमिनेंट मार्केट लीडर, और उस डोमिनेंस पे है कि शायद हिल ही ना पाए। ये देखिए, ये 2850 प्लस सिटीज में है, एंड 118,120 प्लस ब्रांड आउटलेट्स में है, एंड 1190 प्लस एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स में। जॉकी एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा कभी डिस्काउंट चलती नहीं। मैं तो कभी जॉकी में डिस्काउंट देखा ही नहीं, बट तभी भी मैं जॉकी खरीदता हूँ बिकॉज क्वालिटी इसी में है। और ये क्वालिटी आपको शेयर प्राइस में भी दिख रही है, अलग लेवल भाग रहा है। हाँ वीडियो हो सकता है लंबा हो रहा हो, बट ये आपके लिए ये। सो प्लीज जो साइड में डिस्ट्रैक्शन दिख रही है ना कुछ मन कर रहा होगा क्लिक करने का, उसको हटाओ, फुल स्क्रीन को दोबारा करो उसको, एंड फोकस विद मी। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बार बस एंड तक उसको देखो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। फिफ्थ कंपनी है पीडिलाइट। पीडिलाइट क्या करती है? फेविकॉल, एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्रिल। मतलब पीडिलाइट है यार, इट्स अ कंप्लीट इंडस्ट्रियल मार्केट लीडर। बांग्लादेश में इन्होंने कैसे कारपेंटर्स साथ मिलकर फेविकॉल को सिनोनिमस कर दिया है एक ग्लू के साथ। इनकी ब्रांड ही सिनोनिमस है। दैट इन इटसेल्फ इज सच अ मेजर थिंग। प्लस ये कंपनी डिविडेंड्स भी अच्छे से दे रही है, व्हिच इज इवन बेटर, एंड रिटर्न्स तो क्रेजी है। हाँ रुको, मुझे पता है वीडियो लंबी है, इसलिए मिड कैप स्टॉक्स चूज करने ये रहे, स्मॉल कैप चूज करने ये रहे। ये 2 वीडियोस हैं, एंड में आपको आई बटन में मिल जाएंगे। और एक और चीज, ये वीडियो ना प्लीज शेयर करो किसी भी 3 लोगों के साथ। जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, जो शुरुआत करना चाहते हैं SIP, जो आपको बोल चुके हैं बट नहीं कर पा रहे, वो इशू आ रहा है, उनको बस ये वीडियो व्हाट्सएप में आप उनको सेंड कर दो। सच बता रहा हूँ, 10 साल बाद ना इस वीडियो को देखने के बाद, उनके एक्शन लेने के बाद, जिस वीडियो के बाद होगा, आपको इतनी दुआएं मिलेंगी उनसे, आप उनकी लाइफ चेंज कर सकते हो। शेयर बटन में क्लिक करके व्हाट्सएप में 3 लोगों के साथ बस भेज दो। बाकी आप देखना 10 साल बाद उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है। अगला 10% आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे इन्वेस्ट करते ही आपके माँ बाप से बहुत प्राउड होने वाले हैं, वो है गोल्ड। लॉन्ग टर्म आप देखोगे गोल्ड करता है क्या ना, गोल्ड बेसिकली इन्फ्लेशन को बीट करता है। आप देखोगे जो इंडियन INR है, पहले हम डॉलर लेते हैं, उसके बाद ही गोल्ड ले पाते हैं, डायरेक्टली परचेज नहीं कर पाते। तो इसलिए रुपी तो डॉलर के अगेंस्ट और भी डिप्रिशिएट कराए। तो इन द लॉन्ग रन ऑफ टाइम ना इंडिया में हमें जो रिटर्न मिलता है, आर इन्फ्लेशन प्लस एन अल्फा ऑफ 2 to 3%। और ये तो आप पिछले 3 से 5 साल में देख लीजिए, पिछले 3-5 साल में गोल्ड की रिटर्न आई है 9.2 to 9.3%। सो 10% यहाँ पे होना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली एडवाइजेबल है। अब क्या क्या फॉर्म्स हैं? सबसे पहले आप खरीद सकते हो फिजिकल गोल्ड। बिल्कुल नहीं, फिजिकल गोल्ड झंड होता है, प्लीज, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। हाँ, चाहे मम्मी, नानी, दादी, वाइफ कोई कुछ भी बोल रही हो, नो ऑफेंस टू एनी वुमेन। स्टीरियोटाइपिकली मेरे घर में तो एटलीस्ट वुमेन आर मोर टुवर्ड्स गोल्ड, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे वुमेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ज्वेलरी इज जस्ट एक्सेसरी। उसको बेचने जाओगे, मेकिंग चार्ज होगा, 50 चीजें होंगी, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, वो गोल्ड पूरा है, प्योर है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं पता, तो नॉट इन्वेस्टमेंट। सबसे बेस्ट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, बेस्ट। बट इफ सपोज यू डोंट
हैव द लॉक इन पीरियड, आप लॉक इन पीरियड में नहीं लेना चाहते, तो आई वुड से गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, देन गोल्ड ETFs और उसके बाद डिजिटल गोल्ड। इन दिस ऑर्डर, जो आपको ठीक लगे यू कैन गो फॉर दैट। और फाइनल 10% आप डालोगे डेट में। डेट क्या होता है? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज। मतलब आप मुझे उधार दे रहे हो, मैं इतने टाइम तक आपको इतने इंटरेस्ट में पैसा देता रहूंगा या कुछ दूंगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड होता है और ये बहुत सेफ होता है। अगेन दिस अज्यूमिंग कि जो आपने डेट फंड लिया है वो अच्छा डेट फंड हो, वो सेफ एसेट्स में पैसे डाल रहा हो, तो वो तो मैं आपको बता दूंगा, नो वरी। तो अगर आप 3 से 5 साल के लिए किसी डेट फंड पैसे डालना चाहते हो, दीज आर द डेट फंड्स जो हमारी रिसर्च के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग प्रूव हुए हैं। और बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है यार, इसलिए डेट फंड्स की ना और भी कैटेगरी है, लिक्विड फंड्स, ये फंड्स, वो फंड्स। जो नीचे डाउनलोडेबल लिंक है वो कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा, ये भी पूरा नीचे दे दूंगा, आपको देख लेना। किसी कंपनी का बहुत डीप एनालिसिस चाहिए, नीचे कमेंट करके बता दो। अगर अभी भी कोई डाउट बच गया है तो बता दो, और ये तो कमेंट करके जरूर बता देना कि मोहब्बत है कि नहीं है।